नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में सबसे पहले खबर मधेपुरा से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। मनोहरपुर गांव में डूबने से 5 बच्चों की मौत हुई है। सभी बच्चे चारा काटने के लिए निकले थे। इसी दौरान फिसलकर गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि सभी बच्चे सुबह घर से निकले थे और जब काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई तो एक बच्चा खाई में दिखा। लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद खाई में तलाशी के दौरान 4 और बच्चों के शव मिले हैं और उसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। सिक्की खोजे तो वहाँ से 10 बजे दिन तक पता घर नहीं अले। बच्चा सब घर भैया सब खोजा लगले चारों बगल, वो ऊपर नहीं मिल रहे तो चाप ताप खोजे लगलिए। खोजना जब वहाँ पहुँचलिए तो वहाँ देखे छे कि बच्चा के एक बाल हेलिर लो रहे ऊपर में, तो हेली के निकाल लिए तो फिर वही खद्धा में 4 बोक निकाल लिए डुबकी मारे वाली। बरौनी रिफाइनरी में हुए हादसे में 17 कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें 5 रिफाइनरी के कर्मचारी और 12 ठेका मजदूर हैं। हादसे के बाद सैकड़ों की संख्या में मजदूर के परिजन रिफाइनरी के गेट पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। बाद में रिफाइनरी प्रबंधन के साथ पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। ऐसा कहा जा सकता है आज बरौनी रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा जो होते होते टल गया। हालांकि इस हादसे में तकरीबन 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 रिफाइनरी कर्मी हैं और 12 ठेके मजदूर हैं। मामला पूरा ये था कि तकरीबन 1 महीने से शटडाउन में चल रही एक यूनिट को 2 दिन पूर्व शुरू किया गया था और 2 दिन से वो अच्छे ढंग से चल रही थी। लेकिन आज एकाएक जब वो चालू स्थिति में थी तो फिर उसमें ब्लास्ट हुआ और वहाँ मौजूद जितने 17 लोग थे वो सारे घायल हो गए। उसके बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो ठेका मजदूर हैं या अन्य जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है रिफाइनरी गेट पर और अपनी सुरक्षा एवं पैसा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। यहाँ रिफाइनरी सहित जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद भी हैं और मजदूर को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मजदूरों की मांग है कि आने वाले दिनों में उनके सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए, जिससे कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो मजदूर वो जो है जान माल की क्षति ना हो। अभी सारे मजदूर स्वकुशल हैं और डॉक्टरों के द्वारा उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 न्यूज़। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। एलजेपी सांसद प्रिंस राज की जमानत पर बड़ा अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत का विरोध किया है। प्रिंस राज से पूछताछ जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जरूरी है प्रिंस राज से पूछताछ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कल इस पर फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान आरोप लगाने वाली महिला भी मौजूद थी। प्रिंस के वकील ने झूठे आरोप लगाकर फंसाने की बात कही है। आरोपी महिला ने कही है यह बात। कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस राज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रिंस राज पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है और अग्रिम जमानत पर कल फिर सुनवाई होगी। लेकिन अग्रिम जमानत की सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने विरोध जताया है और कहा है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। प्रिंस राज की गिरफ्तारी जरूरी है और पूछताछ गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगी। पासवान के खिलाफ लगे रेप के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि प्रिंस पासवान की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान प्रिंस पासवान की तरफ से कोर्ट में यह बताया गया कि महिला के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है और एक साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रिंस पासवान की जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में प्रिंस पासवान को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे अभी भी साक्ष्य हैं जो प्रिंस पासवान से पूछना जरूरी है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़ित महिला भी मौजूद थी, जिसने
आरोप लगाते हुए ये कहा कि प्रिंस पासवान के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। बहरहाल कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए। कोर्ट अभी इस पूरे मामले पर कल भी सुनवाई करेगा। कल 12:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट कोई आदेश जारी करता है या फिर नहीं। लेकिन प्रिंस पासवान की तरफ से कोर्ट में बार बार यही कहा गया कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में अफसरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। भोजपुर के पूर्व एसपी राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बालू माफिया से 60 गांठ के आरोप में यह छापेमारी हुई। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे पर कल ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। राकेश दुबे के 4 ठिकानों में से 2 ठिकाने पटना में हैं, जहां रेड डाली गई। वहीं 2 ठिकानों झारखंड के देवघर में हैं और जसीडीह में हैं। जसीडीह में सचिन रेजिडेंसी होटल और सिमरिया में आवास पर यह रेड डाली गई है। और रुक करेंगे पटना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है। रजनी देवी चुनी गई हैं पटना की डिप्टी मेयर। रजनी देवी ने सुचित्रा सिंह को हराया। वार्ड नंबर 22C की पार्षद हैं रजनी देवी। रजनी देवी को 43 वोट मिले हैं, सुचित्रा सिंह को सिर्फ 15 वोट मिले हैं और इस तरह से रजनी देवी डिप्टी मेयर चुनी गई हैं। और अब बात करेंगे घुसपैठ पर मंत्री राम सूरत के बयान पर मचे सियासी घमासान की। कोई घुसपैठिया नहीं, बिहार में कोई बाहर से आके रहने वाला नहीं। दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा फर्जी तरीके से बना के कागज बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठिए पाकिस्तान आतंकवाद की चर्चा वो करेंगे। तो सीमांचल में घुसपैठ पर मंत्री राम सूरत राय के बयान पर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू एमएलसी ने तो यहां तक मांग कर डाली कि मंत्री इस्तीफा दें। वहीं कांग्रेस और आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार का साफ साफ स्टैंड कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं, बिहार में कोई बाहर से आके रहने वाला नहीं। अगर उनको उनके राय से डिफर करते हैं तो मेरे ख्याल से राम सूरत राय जी को कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति, केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा सरकार के द्वारा भूदान की जमीन हो, चाहे वो लाल पर्चे के जमीन हो, चाहे बास्केट पर्चे का जमीन हो, चाहे मठ की जमीन हो, ऐसे जमीनों पर उन दलालों का निगाह है, जिसको लेकर के एक फर्जी तरीके से बना के कागज बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी को बहुत सारे से मतलब नहीं है, वो जमीन का बहुत मायने नहीं समझते हैं, वो खरीद लेते हैं ऊंचे दाम पर और वहाँ पर बड़े बड़े हॉट मार्केट, बाजार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठी आ रहे हैं और जेडीयू कह रही है नहीं आ रहे हैं। आखिर सरकार में शामिल दोनों दलों के बातों में विरोधाभास क्यों है? इसका मतलब है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कोई ठोस नीति नहीं है। और घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? बंगाल चुनाव से भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार का बयान आता था और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठिए पाकिस्तान आतंकवाद की चर्चा वो करेंगे। और मंत्री राम सूरत राय के घुसपैठ वाले बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मंत्रियों को ऐसे बयान देने की बजाय एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी मंत्री जो सरकार ही है उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अगर कहीं इस तरह की बात हो रही है अपने राज्य में तो मंत्री लोगों की जवाबदेही है उस पर कार्रवाई करने की। उस तरह की गड़बड़ी न हो
नियम और कानून के विरुद्ध कोई एक्शन अगर कहीं हो रहा है तो उसको रोकने की जवाबदेही है, उस पर बयान देने की गुंजाइश नहीं है, बयान देना बहुत मुनासिब नहीं है। दिल्ली में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने और मगध क्षेत्र में रेल लाइन के विकास पर बात हुई। उन्होंने इस्लामपुर से गया और गया से डाल्टनगंज तक रेल शुरू करने की भी मांग की। हम मगह के रहने वाले हैं, उधर पुरजोर मांग है कि मगह को मगधी भाषा है उसको 8वीं सूची में डाला जाए। उसके लिए लिखित पत्र भी दिया है और कहा है कि भाई गृह मंत्रालय से या जहां से हो आप कीजिए। बिहार के खनन मंत्री जनक राम आज पूर्णिया पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में खनिज के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। कई जगहों पर अलग अलग तरह के खनिज मिलने की जानकारी मिली है। खनिज संपदा के मामले में अब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। 17-18 में जियोलॉजिकल सर्वे हुआ, उस सर्वे में बिहार के धरती पर औरंगाबाद है, गया है, क्रोमियम निकल मिला हुआ है। ये भरपूर मात्रा में है और अच्छी क्वालिटी का है, जो बिहार प्रदेश के नहीं देश के लिए एक अच्छा जो जीडीपी ग्रोथ में और अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बिहार को एक अर्थ जगत में एक क्रांति आएगी। कल पीएम मोदी का जन्मदिन है और बिहार में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि सबसे हिट होने वाला है बिहार का गिफ्ट। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। एक तरफ सरकार ने जहां बिहार में मेगा टीकाकरण अभियान का लक्ष्य रखा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के जन्म दिवस पर 20 दिनों का नॉन स्टॉप कार्यक्रम रखा गया है। सत्रह सितंबर 2 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन एक ओर भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है, तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और इस खास मौके पर बिहार विशेष उपहार देने की तैयारी में जुटा है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने तय किया है कि इस दिन मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन का तोहफा दिया जाए और इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोग को हम लोग बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बिहार सरकार ने विशेष तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया है कि 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जाए और इसके लिए बिहार में करीब 15,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां 50,000 से भी अधिक स्वास्थ्यकर्मी मौजूद होंगे। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के दिन पूर्व के वर्षों में भी सेवा कार्य हुए हैं। इस वर्ष इस कोरोना के संकट के समय में हम लोगों ने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सहयोगी जेडीयू भी इस बात से उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस दिन को मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर यादगार बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को ठीक से मनाएंगे भी और उनको शुभकामना भी देंगे और राज्य में अमन और शांति और जो कोविड जैसे महामारी को रोकने के लिए उनके जन्म दिवस पर मेगा शिविर करके, मेगा कैंप लगा करके, लोगों को वैक्सीनेशन करा करके लोगों को जीवन रक्षा करने के काम हम लोग करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर जहां सरकार ने कमर कस ली है, तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के जन्म दिवस पर 20 दिनों का नॉन स्टॉप कार्यक्रम रखा गया है।
17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीनेशन से लेकर अन्य सामाजिक कार्यों में अलग अलग दिन बिहार भर के बीजेपी के नेता शामिल होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का 17 सितंबर को जन्मदिन है और हम सबों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भारत के आम लोगों तक टीका पहुंचाने का काम किया, यह पूरे विश्व का एक ऐतिहासिक क्षण है या एक बड़ा कदम है। बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख का विश्वकर्मा पूजा के दिन उनका जन्मदिन है और ये पुरुष लौह पुरुष की तरह आज देश के अंदर सब जगह अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों लोग मिल करके और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगे और मैक्सिमम लोगों को इस दिन लग जाए। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को खास और ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार में मुकम्मल तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि बिहार के इस गिफ्ट को पीएम मोदी जरूर पसंद करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 71वां जन्मदिन है। इसे लेकर देश भर में खास तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी पटना में बीजेपी दफ्तर में भव्य आयोजन की तैयारी है। सैंड आर्ट के जरिए पीएम के चित्र बनाए जा रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले ही केक काटकर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को खास बना दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रवार को जन्म दिवस है। 17 सितंबर को पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया जाएगा। इसे लेकर राजधानी पटना में बीजेपी की ओर से जोरदार तैयारियां जारी हैं। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र सैंड आर्ट के जरिए छात्र बना रहे हैं। साथ ही यहां केंद्र सरकार के अब तक के बड़े फैसलों से जुड़े होर्डिंग भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी कार्यालय में तैयारी चल रही है। देखिए किस तरीके से सैंड आर्ट के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाई गई है। इसके साथ साथ अन्य और भी कई कार्यक्रम हैं जो लगातार 20 दिनों तक चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हैं, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बड़े निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क राशन देने का मामला हो, धारा 370 हो या फिर कोविड वैक्सीनेशन, तो पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। और बिहार सरकार की तरफ से भी कल मेगा वैक्सीनेशन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खास तोहफा देने की तैयारी है। पीएम मोदी के व्यक्तित्व को आर्ट के जरिए निखारकर पटना आर्ट कॉलेज के छात्र उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका किस तरह से अपने देश के प्रति जो जुड़ाव है, जो लगाव है, उसको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि साथ साथ में एक बीजेपी का लोगो भी दिखाया गया है, उनका पार्टी का लोगो भी है, और साथ साथ आप बिहार का एक नक्शा भी देख सकते हैं ताकि पता चल सके कि सैंड आर्ट जो है किस प्रदेश में बनाया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेहद खास बना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, जिन्होंने पटना में एक दिन पहले ही 71 पाउंड का केक काटकर पीएम का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। देखिए पटना के कारगिल चौक पर केक काटा जा रहा है और खास तौर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके द्वारा यहाँ पर 71 पाउंड का केक काटने की तैयारी है। और एक दिन पहले ही, चूँकि कल विश्वकर्मा पूजा है और उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लंबे जीवन की कामना कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पीएम के जन्मदिन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। दुनिया में उनका डंका बज रहा है। हम माता रानी से कामना करते इसी तरह देश का विकास करते रहे। आज हम 71 पाउंड केक काटकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका लंबी उम्र हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस को खास और यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है। सैंड आर्ट के साथ ही उनके बड़े कार्यों और घोषणाओं से जुड़े कटआउट्स पटना के बीजेपी दफ्तर में लगाए गए हैं। तो एक दिन पहले ही केक काटकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को अभी से ही शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और पीएम मोदी के जन्मदिन को एलजेपी सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी।
पार्टी की तरफ से गरीबों को भोजन कराया जाएगा, साथ ही पौधारोपण भी किया जाएगा। कल जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस को लोक जनशक्ति पार्टी सेवा संकल्प दिवस के रूप में कल मनाएगी। और इस मौके पर, कल के इस आयोजन पर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा गरीबों को भोजन कराया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। जहानाबाद के काको प्रखंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय छात्रावास की छात्राएं आंदोलन पर उतर गई हैं। छात्राएं खाने से लेकर अन्य व्यवस्थाओं से नाराज हैं और उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। छात्राओं का कहना है कि विद्यालय छात्रावास में भोजन बनाने वाले एनजीओ का टेंडर खत्म हो गया है, जिसके बाद उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। छात्राओं का यह भी आरोप है कि विद्यालय में ना तो सही से पढ़ाई होती है और न ही पानी और बिजली की बेहतर सुविधा है। हालांकि जिला कल्याण पदाधिकारी ने छात्राओं को समझाने की कोशिश शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि छात्राओं को कुछ शिक्षकों ने भूख हड़ताल के लिए उकसाया है। बहुत बाधित होता है। मैम लोग यहाँ किचन में लगी रहती है तो हम लोग का क्लास नहीं हो पाता है, और हम लोग 10th में तो हम लोग का पढ़ाई नहीं होगा तो एग्जाम में क्या लिखेंगे। और लाइट का भी बहुत दिक्कत है, बार बार लाइट कट जाता है। यहाँ जनरेटर नहीं है तो हम लोग, बोर्ड भी खराब है हम लोग का रूम का, लाइट में भी बहुत प्रॉब्लम है तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा, तो उसके लेकर आज क्या किए आप लोग? तो खाना आज हम लोग हड़ताल किए हैं, जब तक पूरा नहीं होगा नहीं खाएंगे। पानी उनी नहीं है। अच्छा। और लाइट भी नहीं रहता है, जब क्लास में बाधित हो जाता है और शाम में आते हैं तट पढ़ने के टाइम बिजली नहीं रहता है, रात में होमवर्क नहीं पूरा हो पाता है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कहानी संघर्ष की।